नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैट मोजो की नई वीडियो में। इस हफ्ते वॉलेटिलिटी काफ़ी थी बजट सेशन के कारण, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारा जो वीकली का अगर क्लोजिंग देखें काफ़ी अच्छा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वीकली के हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बंद हुए हैं। इनफैक्ट ब्रेकआउट अब काफ़ी करीब है, 24,800 का ब्रेकआउट है, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है आगे, जो कि लग रहा है जल्दी निकलना चाहिए। मार्केट के अंदर जिस हिसाब से स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, स्पेशली जो टैक्स इंक्रीज हुआ, मार्केट को हमेशा से एलटीसीजी टैक्स हो गया, जो भी मार्केट रिलेटेड जैसे डेरिवेटिव पे, ऑप्शन पे, ट्रांस एसटीटी पे थोड़ा इंक्रीज हो गया, ये सारा नेगेटिव चीज होता है, मार्केट के ओवरऑल को इम्पैक्ट करता है। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करता है, लेकिन उसके बावजूद जो ये स्ट्रॉन्ग हमें अपमूव देखने मिला है फ्राइडे के दिन, इससे कॉन्फिडेंस फिर से बढ़ जाता है। स्पेशली 24,600 के लेवल को हम वॉच कर रहे थे, इंट्राडे के वीडियो में हम डिस्कस भी कर रहे थे। उसके ऊपर जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक बार के लिए फिर नया हाई बनना चाहिए, और 25,000 का साइकोलॉजिकल जो हर्डल है उसके ऊपर भी हम जाने के लिए तैयार है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी कर देते हैं कि अब टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा बैच है वो फॉर्म होगा। उसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक हम जाएंगे। इसकी सारी डिटेल मैं आपको एक लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको और डिटेल में टॉपिक्स पता चल जाएंगे। हमने प्रोग्राम इस हिसाब से स्ट्रक्चर किया है कि कोई भी नया स्टूडेंट है जो मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो वो एक थ्रू लर्निंग करे, एक पूरे स्क्रैच से लर्निंग करे, तो एक अच्छे से प्राइस एक्शन वो खुद से फॉर्म कर पाए, एक समझ पाए प्राइस में क्या चल रहा है चार्ट देख के, और उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। तो दोस्तों, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं आज का जो एक बार व्यू बनाने के ओर। तो निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव रहेगा हमारा, और 25,000 का जो साइकोलॉजिकल हर्डल है वो मेरे हिसाब से निकलना चाहिए। तो ये तो रही टेक्निकल से बात। अगर हम टेक्निकली स्ट्रक्चर देखें, अभिषेक, क्या कुछ लग रहा है इसके अंदर कि अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल एनी अदर फैक्टर इज देयर? क्योंकि काफी अच्छी जो बाइंग देखने मिली, और वन वे बाइंग है, मैं बता दूं। अगर आपको 15 मिनट का चार्ट लेके चलो, तो दोस्तों ये जो बाइंग होती है ना, 15 मिनट के चार्ट पे आप देख रहे हो कि हायर हाई हायर लो के साथ जा रही है। इनफैक्ट अगर आप देखिए, एक्सपायरी वाले दिन हायर हाई लो मेंटेन रखा, फ्राइडे वाले दिन उसका कंटिन्यूएशन दिया। हायर हाई लो मेंटेन रखने का मतलब क्या है? आप देखिए, यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जा रहे थे, ठीक है, लेकिन ये देखिए चॉपी वे में हम ऊपर गए एक छोटे रेंज में, या फिर एक अपवर्ड स्विंग में जा रहे थे, जिस हिसाब से यहाँ पे देखिए चार्ट चॉपी है, ये देखिए। तो हम यहाँ पे हायर लो मेंटेन नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पे जो रिसेंट डेटा है इसके अंदर प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर स्विंग बनाते हुए ऊपर गए। तो अभिषेक, इसके ऊपर कुछ है, कोई रीजन है? हेलो एवरीवन। जब हम निफ्टी को देखें तो एक वो होता है कि आफ्टर द आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल बजट्स इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट पे जो टैक्सेशन है, क्योंकि हम लोग सब सोच रहे थे कि टैक्सेस को कम किया जाएगा, पर हम यहाँ देख रहे हैं कि एलटीसीजी भी बढ़ा दिया गया, शॉर्ट टर्म के लिए एसटीसीजी भी बढ़ा दिया गया, एंड प्लस जो रियल एस्टेट का जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो भी खत्म कर दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए, जो भी हॉरिबल चीजें हम लोग सोच सकते थे वो सब हो गया है इस बजट में। एंड लास्ट टाइम जब 2018 के अराउंड जब एलटीसीजी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब मार्केट ने बहुत ही नेगेटिव वे में उसे लिया था, जिसके कारण से स्टॉक मार्केट काफी अच्छे से उस समय करेक्ट भी हुआ था। बट दिस टाइम अराउंड वी कैन सी दैट मार्केट डिडंट करेक्ट एट ऑल। इनफैक्ट वो थोड़ा सा एक आया था, एक सडन डाउनवर्ड स्पाइक, और उसके बाद फिर ऊपर बढ़ा। और हाउ टू बाउंस बैक कैन यू सी लास्ट डे में जो फ्राइडे में जो मूवमेंट आया निफ्टी 50। बट मैं एक चीज नोटिस कर रहा था कि निफ्टी 50 में ये जो मूवमेंट आ रही है, उसका एक रीजन जो हम लोग सब कहते हैं कि रिटेल पार्टिसिपेंट्स, राइट। बट रिटेल पार्टिसिपेंट्स, हम लोग सब जानते हैं कि वो लोग म्यूचुअल फंड के रूट के थ्रू, अभी हमारा एसआईपी का जो रूट है उसके थ्रू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स बढ़ चुका है। उसका सिंपल रीजन ये है कि छोटे छोटे अमाउंट में आप इन्वेस्ट करते रहोगे तो आप पे वो प्रेशर भी नहीं पड़ेगा वन टाइम इन्वेस्टमेंट का, एंड कोई एक प्राइस पॉइंट आपके दिमाग में नहीं रहता है कि मैंने इस लेवल पे बाई किया है। हमेशा वो चेंज होते रहता है, तो आपको कोई एक पॉइंट नहीं रहता दिमाग में कि यहाँ से मुझे बेच देना चाहिए, यहाँ पे मेरा खरीदा हुआ था। इट्स अनलाइक द वन टाइम परचेज दैट वी डू। अब बात ये है कि म्यूचुअल फंड में तो हम आराम से इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हम किस तरह से इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी हमें देखना चाहिए। तो जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है उसका मैं डेटा देख रहा था कि अभी तक स्मॉल कैप एंड मिड कैप्स हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल, बट लार्ज कैप स्टॉक्स हैव बीन ओके।
नॉट बैड बट ओके। और जो इनका ईपीएस ग्रोथ है उस हिसाब से वो जस्टिफाई नहीं किया अकॉर्डिंग टू द बुल मार्केट दैट वी सॉ, लाइक लाइक द लाइक्स ऑफ रिलायंस ले लो, टीसीएस ले लो, एल&टी ले लो, ये सब जो भी स्टॉक्स है उस हिसाब से मेरे हिसाब से वो परफॉर्म नहीं किए। बट अब क्या हो रहा है कि इफ आई एम अ फंड मैनेजर ऑफ अ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और अ मिड कैप म्यूचुअल फंड, मेरे दिमाग में ये रहेगा कि जो फ्रेश एसआईपीज आ रही है या जो फ्रेश अभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, मैं वो पैसे डालूं कहाँ? क्योंकि जो भी कंपनीज में इनका पैसा डाला जाता है वो ऑलरेडी इतने अच्छा से उन्होंने एक हेल्दी वे में रन अप दिया है कि अब उसमें पैसा डालने में उनको भी थोड़ा हिचकिचाहट होती है। व्हाई? बिकॉज़ उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, लॉन्ग ओनली। दे कांट डू शॉर्ट्स, दे कांट डू एनीथिंग। तो इनका हाथ भी बंधा हुआ है, तो इनको सिर्फ पैसा डालना पड़ेगा। पर इनके पास एक तरीका है जिससे ये पैसे डाल सकते हैं और वो होता है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है ऑफ अ सर्टेन कैप। अगर एक स्मॉल कैप फंड है तो उसमें 65% आपको मिनिमम स्मॉल कैप में डालना पड़ेगा। हुँ, इसका मतलब ये है कि 35% आप लार्ज कैप में डाल सकते हो। और वही हुँ, हम देख रहे हैं कि जो एक एवरेज है इन अ स्मॉल कैप फंड, वो लार्ज कैप में सिर्फ 5% डालते हैं। मतलब कि अगर ₹100 वो एयूएम है उस फंड का, तो 95 हमेशा स्मॉल कैप में रहा है इन ऑन एन एवरेज, और ₹5 जो है वो लार्ज कैप में। हाउएवर इफ वी सी नाउ लाइक्स ऑफ क्वांट म्यूचुअल फंड, जो क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, निपॉन का स्मॉल कैप फंड है, ये सब में मैंने इनका सारा डेटा देखा। उसमें मुझे पता चला कि इनका जो इन्वेस्टमेंट है इन द लाइक्स ऑफ एचडीएफसी एंड रिलायंस, ये सब बहुत बढ़ चुका है। हुँ, इनफैक्ट क्वांट स्मॉल कैप फंड में अभी 31% लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट होके रखी है। उसमें से हुँ, सबसे बड़े-बड़े नेम्स है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ऑल दोज़ कंपनीज। हुँ, और जो भी छोटे कंपनीज है उसमें उनका होल्डिंग थोड़ा-थोड़ा कम हुआ है। इसका मतलब यही है कि अब जो म्यूचुअल फंड्स ही है, they themselves, the fund managers, they themselves are moving towards large cap to take that share. And the other part where they might invest, according to me, is bonds. तो दो जगह है जहाँ पे फंड्स का पैसा जाने वाला है मेरे हिसाब से, जो दो अच्छा रिटर्न आपको दे सकते हैं। एक है लार्ज कैप, बिकॉज म्यूचुअल फंड जब तक सही है तब तक इन्वेस्टमेंट जारी रहेगा। उसे गिरना बहुत मुश्किल है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट को हर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है रिटेल इन्वेस्टर्स का इंडिया के लिए। बिकॉज टू ऑफ द बिगेस्ट शॉक्स वी सॉ, वन वाज द बजट एंड द अदर वाज द इलेक्शन रिजल्ट। वो दोनों में मार्केट ने बाउंस बैक किया है। इसका मतलब ये है कि इनका जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है हमारा, वो बहुत स्ट्रांग है। एंड बिकॉज ऑफ एसआईपी, आई थिंक एसआईपी इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि आपको थोड़े-थोड़े पैसे मिलते हैं एज़ अ मिडल क्लास, और आप थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करते रहते हो। एंड जो भी हमारा रिटर्न बनते आ रहा है 14%, 15%, उस हिसाब से बहुत हेल्दी ग्रोथ होती है आपके एक एयूएम में। मतलब पैसा एफडी से मूव होते-होते अब म्यूचुअल फंड्स में आने लगा है, ये सबको पता है। और म्यूचुअल फंड्स 2 जगह पैसा अब मेरे हिसाब से डाल सकते हैं, एक है लार्ज कैप और दूसरा है बॉन्ड। बिकॉज़ बॉन्ड का यील्ड गिरते जा रहा है, गिरने के चांसेस और बढ़ गए, बिकॉज़ अगर इनका रेट कट होने लगेगा तो यील्ड भी गिरेगा, और यील्ड गिरने से बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से अब निफ्टी में जो ग्रोथ है वो रुकनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़े बहुत करेक्शंस आते रहने चाहिए। हुँ। बट द लाइक्स ऑफ रिलायंस, टीसीएस, एल&टी, या जो भी कंपनीज है, एचडीएफसी, दीज कंपनीज शुड लीड द मार्केट वेरी वेल नाउ। और पैसे भी सब इसी में आने वाले हैं मेरे हिसाब से। ओके, तो इससे अपन ये समझ सकते हैं कि एक बार के लिए जो मिड कैप में रैली चल रही है वो तो एक बार फ्लो आ रहे तो बनी रहेगी, लेकिन लार्ज कैप के ऊपर अभी थोड़ा रुक एक बार दिखाई दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो लार्ज कैप स्लगिश परफॉर्मेंस कर रहे थे, काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन में थे, थोड़ा बहुत रिजल्ट फिर भी कोई कोई लार्ज कैप के इनलाइन मतलब साइडवेज टाइप ही है, लेकिन उनमें थोड़ा सा भी इंप्रूवमेंट दिखेगा तो तुरंत एकदम रेडी हो जाएंगे ब्रेकआउट देने के लिए। काफियों में 2-3 साल का ब्रेकआउट पेंडिंग है, तो ये एक अच्छा एक यहाँ पे व्यू दिखाई देगा अपने को लार्ज कैप के ऊपर। सो इस हिसाब से अगर फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड के लोग अब ग्रोथ से कन्वर्ट हो रहे हैं शायद, राइट? मतलब ग्रोथ के उस पर थोड़ा बहुत। हाँ, तो अब अगर हम डेटा देखें दूसरी तरफ, तो हम्म, इंडिया में तो प्रॉपर्ली आपको डेटा उतने अच्छे से ये नहीं मिलेगा। बट अगर हम यूएस में फोकस डालें, तो अगर इफ यू कैन पुट द चार्ट ऑफ वैनगार्ड ईटीएफ ओके। ग्रोथ एंड वैनगार्ड ईटीएफ वैल्यू, अगर ये दो चीज का आप चार्ट खोलो, तो एज यू कैन सी कि growth stocks have performed well for Vanguard, मतलब कि यूएस इन्वेस्टर्स के लिए Vanguard, फॉर ऑल द व्यूअर्स, इट्स काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड वहां पे जो ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट होते हैं।
और वैनगार्ड सबसे बड़ा फंड है, वहाँ पे फंड हाउस है। जो वैनगार्ड का ग्रोथ में हम देख सकते हैं, उसमें हल्का-सा हम देख सकते हैं कि सेलिंग आ रहा है और वो पैसा जा रहा है टुवर्ड्स वैनगार्ड वैल्यू। वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जो सस्ते होते हैं और ग्रोथ स्टॉक्स वो होते हैं जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होती है बट वो महँगा भी होता है। जिसका बेसिकली हम बोल सकते हैं कि जिसका पी ज़्यादा होता है वो ग्रोथ स्टॉक्स है, जिसका पी कम रहता है वो स्टॉक्स वैल्यू हो जाते हैं, पीई, पीबी एंड द लाइक्स ऑफ अदर प्राइस रेशियोज। हम्म, तो ये एक ट्रेंड है जो अब इंडिया में भी मेरे हिसाब से आने वाली है और आएगी कि जो वैल्यू स्टॉक्स है उनका थोड़ा टाइम आएगा बिकॉज स्टॉक मार्केट एज अ होल इज वेरी स्ट्रांग। तो अब हम जो मूवमेंट देखेंगे, भले ही पहले अभी हम देख रहे थे कि वाइड रेंज में सब जगह हो रही थी, बट अब बिकॉज वैल्यू एक तरफ से बहुत ज्यादा हो गया है ऑफ द ग्रोथ स्टॉक्स और स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स, तो अब पैसा शायद फोकस शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लार्ज कैप, टुवर्ड्स वैल्यू कंपनीज, और उसमें पैसा बनाने का चांसेस और ज्यादा स्टेबल एंड पॉजिटिव रहेगा मेरे हिसाब से। हम्म। और कहीं ना कहीं इसके अंदर टेस्ला हो गया, आपका एनवीडिया हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारे स्टॉक का भी असर अपने को दिखाई देगा ग्रोथ के अंदर। वहाँ पे एलोकेशन उनका ज़्यादा होगा। और यहाँ पे देखे तो वैल्यू के अंदर अब देखिए 27-28% इंप्रूवमेंट था फ्रॉम नवंबर रैली जो हमको देखने मिली डाउ के अंदर। और वहाँ पे ग्रोथ ने लगभग उसका देखे तो 51% ऊपर गया, तो लगभग अच्छा खासा 50% मोर आउट परफॉर्मेंस है फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से अभी ये गिर के नीचे आ रहा है दोस्तों यहाँ पे 37%, और ये यहाँ पे फिर से टॉप पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है एक बार क्रॉस करेगा, वैल्यू के ऊपर थोड़ा फोकस है, या फिर थोड़ा बहुत नीचे आके दोनों साथ साथ में भी एक बार ऐसा लग रहा है हायर लो मेंटेन करते हुए फिर चलेंगे। तो यहाँ से चलो अपने को ये आइडिया लग गया दोस्तों। हमने ये फिर थोड़ा साइड ट्रैक इसलिए किया कि ओवरऑल भी देख लेते हैं कि जिस जिस हिसाब से अभिषेक ने बताया कि जो फंड का फ्लो है, शायद इंटरेस्ट थोड़ा बहुत अभी लार्ज कैप और वैल्यू बाइंग में थोड़ा बनेगा, तो फिर उस हिसाब से वो काउंटर पे हम फोकस करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मिड कैप के ऊपर जो तेजी है, अब मैं एक बार मिड कैप का चार्ट लगाता हूँ, मिड कैप के चार्ट ने काफी एक अच्छा नया फिर से ब्रेकआउट के लिए तैयार हो गया, तो मिड कैप के चार्ट पे चलते हैं। और मिड कैप का चार्ट भी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे 57,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, 57,000 57,100 नया हाई के लिए रेडी होगा। अब 58 तक पहुंच गया है, 58 के ऊपर ब्रेकआउट मिलने से ये 59 और 60 की जर्नी स्टार्ट कर देगा। सो ओवरऑल शायद यहाँ पे अब थोड़ा धीमा अपवर्ड मूवमेंट हो, थोड़े टाइम के लिए लार्ज कैप में ज्यादा अपवर्ड मूवमेंट हो, ऐसा एक बार सोच के चल सकते हैं, राइट? यस, मेरे हिसाब से अब थोड़ा आउट परफॉर्मेंस मुझे, गिवन द रिस्क, मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के तरफ, निफ्टी 50 की तरफ मेरा ज्यादा रहेगा एंड ओके वेटेज मेरा ज्यादा निफ्टी 50 की तरफ रहेगा। ओके। एंड मिड कैप्स माइट आल्सो परफॉर्म, बट स्मॉल कैप्स में मुझे थोड़ा सा अब फोकस शिफ्ट होते हुए दिख रहा है बिकॉज दे आर एसेंशियली ग्रोथ कंपनीज। तो मुझे इस पे ज्यादा अभी वो लग रहा है। ओके, सो ये तो हो गया डेटा रिगार्डिंग दिस। और अमेरिका के अंदर वैसे स्मॉल कैप कंपनी और उनके भी चार्ट अभी अपवर्ड मूवमेंट में है, तो वहां से भी थोड़ा बहुत अपने को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे। सो मार्केट डायरेक्शन ऊपर है 10 मिनट्स, और इसमें इंटरनल अलोकेशन ग्रोथ और वैल्यू में चेंजेस हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको इससे एक अच्छा इंसाइट मिला हो। और दोस्तों जो भी व्यूअर्स नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। और एज यूजुअल आप सबको पता ही है यूट्यूब के एल्गोरिदम जिस हिसाब से वर्क करते हैं, आप हमारी मदद कर सकते हैं वीडियो और ये नॉलेज को सब पे पहुंचाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे चलते हैं डाउ के ऊपर। डाउ ने इंटरेस्टिंग एक व्यू दिया है। डाउ ने क्या किया, एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया, फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद एक इन्वर्टेड हैमर बनाया, और यहाँ पे एक बुलिश मारूबुजू बना के लास्ट ट्रेडिंग सेशन, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन के अंदर काफी एक अच्छी बाइंग दिखाई। और यहाँ पे एक रात की बात ये निकलती है कि 40,400 का लेवल, ये भी डिस्कस कर रहे थे हमारे डेली वीडियो में, कि 40,400 के लेवल के ऊपर एक बार चले जाए सो इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये ब्रेकडाउन फॉल्स था। तो अब यहां से हम ये पकड़ के चलेंगे कि आने वाले टाइम पे अब डाउ फिर से रेडी है। और खासकर जैसे हमने वैल्यू बाइंग में भी देखा, तो यहाँ के एक बार वैल्यू स्टॉक चलेंगे, ग्रोथ थोड़ा नीचे आके फिर वो भी जब साथ देंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिल जाएगा। स्पेशली एक बात हम इधर एक फोकस करते हैं ब्रेंट के ऊपर। अब दोस्तों ब्रेंट क्या कर रहा है, लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे जा रहा है। और हम सबको पता है कि यूएस इलेक्शन के अंदर अभी ट्रम्प के जीतने की प्रोबेबिलिटी काफी हाईएस्ट है। उस हिसाब से लास्ट टाइम पे भी उनके टेन्योर में देखा था, उन्होंने क्रूड के दाम को रखा था नीचे, और इस बार भी वही स्पेकुलेशन रहेगी। लार्ज टाइम फ्रेम पे एक बड़ा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, इसके ब्रेकडाउन होने से
आई थिंक इन्फ्लेशन रेट पे भी जो एनर्जी प्राइसेस ऊपर है उस पर भी राहत मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे बॉन्ड यील्ड नीचे जा रही है, जिस हिसाब से जीडीपी के नंबर आए थे यूएस के काफी स्ट्रांग नंबर थे, उसके बाद ऐसा लग रहा था शायद मार्केट थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी कम करे सितंबर रेट कट का, लेकिन जिस हिसाब से बॉन्ड यील्ड ने रिएक्ट किया है उस हिसाब से लग रहा है कि सितंबर में रेट कट फाइनली आ जाना चाहिए। और यहाँ पे अगर हम देखें डॉलर इंडेक्स को तो ये थोड़ा साइडवेज है। लास्ट हम ये चाहते हैं कि डॉलर इंडेक्स भी अपने 103.5 के इस स्विंग लो को तोड़ दे। तो आई थिंक अभिषेक यहाँ पे भी अपने को कहीं ना कहीं फिर एक निफ्टी पे मूवमेंट देखने मिल सकता है। यहाँ से भी एक सपोर्टिंग और फैक्टर बनेगा, निफ्टी पे नहीं सारे ग्लोबल मार्केट पे देखने मिल सकता है। यस, यूएसडी वीक अगर हो तो एक इक्विटी मार्केट को एक लॉन्ग साइकिल ग्रोथ की तरफ पुश मिलेगा और वो एक पॉजिटिव रहेगा। प्लस जो इंटरेस्ट रेट है जो हम लोग देख रहे हैं वो भी, अगर फेड जो वहाँ का आरबीआई है हम कह सकते हैं यूएस का, वो उन्होंने कहा है कि वो एक सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट जो है वहाँ का वो धीरे धीरे करके कम करना चाहते हैं, ना कि एक बार में गिराना चाहते हैं। इसका हिस्टोरिकली मैंने चेक किया था डेटा, उसमें मुझे ये पता चला कि जब भी यूएसए में सॉफ्ट लैंडिंग हुई है इंटरेस्ट रेट की, तो मार्केट को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, मार्केट हमेशा ऊपर ही है, धीरे धीरे करके ऊपर ही बढ़ा है। एंड जब भी थोड़ा माइनर करेक्शन आया हो बट स्टिल बाउंस बैक हो जाता है। एनीवे जब भी मार्केट यूएस में इंटरेस्ट रेट में हार्ड लैंडिंग हुई है, यानी कि इंटरेस्ट रेट एक बार में गिराया गया है, दैट्स व्हेन द प्रॉब्लम केम। एंड तब जाके मार्केट में टूटा है। इट्स नॉट कि आपको लगा होगा इंटरेस्ट रेट गिरा है तो मार्केट बढ़ा होगा, नहीं, वो भी गिर गया। बिकॉज वो तभी होता है, फेड ने तभी उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट को एक बार में हार्ड लैंडिंग इसलिए कराई होगी बिकॉज उस समय उनका इकोनॉमी रिसेशन में घुस चुका होगा। और वो हम जानते हैं कि 2-3 बार जो लास्ट इवेंट्स हुए थे, द डॉट कॉम बबल बर्स्ट, द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द 2008 एंड 9 एंड द रिसेंट वन ऑफ द कोविड, उसी 3 टाइम पे हम देख सकते हैं 21st सेंचुरी में जब फेड ने एक हार्ड लैंडिंग किया था। उसके बाद जब भी उन्होंने एक सॉफ्ट लैंडिंग किया है, कभी भी स्टॉक मार्केट में इशू नहीं हुआ है, स्टॉक मार्केट हमेशा धीरे धीरे करके ऊपर ही गया। तो दैट इज अनदर गुड साइन। तो देर इज ओनली वन थिंग विच आई फील कि मार्केट में एक हार्ड लैंडिंग करवा सकता है, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा स्पाइक हो गया वहां पे, जो लग नहीं रहा है, इट्स अनलाइकली कि वहां पे हो, बिकॉज कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, which means earnings will be strong and hence the unemployment rate का जो राइज होने का चांसेस है वो कम हो जाए। सो इसका मतलब अगर सॉफ्ट लैंडिंग के चांसेस बढ़ेंगे तो मार्केट फिर जो अभी मोमेंटम जो बनाया हुआ है ट्रेंड में है, अनटिल अनलेस कुछ ब्लैक सॉन इवेंट ना आ जाए, कुछ ना कुछ निकल के, जैसा अभिषेक बता रहे कि कुछ इकोनॉमी को रिलेटेड, जैसे 8 में हाउसिंग बबल देखा, आईटी क्रैश देखा 2000 में, वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए, तो ये सारी चीज़ें ना आए, या फिर कोई बॉन्ड क्राइसिस जैसा देखा था अमेरिका में, इस हिसाब से नहीं आएगा तो मतलब वहाँ पे एक अच्छा मूव बना रहेगा। तो ये हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकन मार्केट को अगर आप को रिलेट करेंगे बाकी वर्ल्ड मार्केट के साथ, तो पहले ऐसा देखा जाता था कि अमेरिका मार्केट से अगर हमको रिस्क डाइवर्सिफाई करना है तो ग्लोबल में इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन बाद में स्टडी में ये दिखाई दिया कि बाकी जगह आप ग्लोबल में भी इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि अमेरिका भी एक डोमेस्टिकली अगर आप देखें तो उनके सारे ब्रांड ग्लोबली एक अच्छा खासा फैल चुके हैं, तो ग्लोबल इम्पैक्ट आ जाता है वहाँ पे। तो जितना आप डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करेंगे बाकी मार्केट में डाल के, उतना डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलता, और कोरिलेशन कहीं ना कहीं सबका पॉजिटिव ही है। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपको इनवर्स कोरिलेशन मिल जाए, लेकिन कोई मार्केट अच्छे परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे इंडियन मार्केट है, ग्रोथ काफी अच्छी है जीडीपी की, तो यहाँ पे अच्छा खासा हमें मूव दिखाई देता है। अब दोस्तों चलते हैं, ब्रांड देख लिया, यूएस देख लिया, डाउ देख लिया, आई मीन बॉन्ड यील्ड देख लिया, निफ्टी देख लिया, एक बार बैंक निफ्टी की ओर चलते हैं जो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर मेरे हिसाब से ये आईटी जो अच्छा खासा अभी मूव दे रहा है, उस वजह से बैंक निफ्टी भी थोड़ा एक बार संभाल रहा है। अगर बैंक निफ्टी भी यहाँ पे बढ़ जाए तो फिर निफ्टी को बढ़ने से, आई मीन रिलायंस भी थोड़ा साइडवेज टू अपसाइड ही है, तो निफ्टी बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो बैंकिंग थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया है, फाइनली इसके एक सपोर्ट लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया है गैप डाउन के साथ, लेकिन फ्राइडे के दिन इधर भी बाइंग थी, गैप डाउन ओपनिंग बाइंग वन वे, तो यहाँ पे क्लियर एक लग रहा है कि बैंक निफ्टी तैयार हो सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल क्या है अभी, 52,000 का ये इंपॉर्टेंट लेवल है जिस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया है, बट मेरे हिसाब से 51,500 के ऊपर भी थोड़ा बहुत यहाँ पे व्यू बन सकता है।
अब निफ्टी आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है, ऐसा भी हम देख सकते हैं कि निफ्टी आईटी के साथ बैंक्स भी चले, क्योंकि आप अगर हिस्टोरिकली देखेंगे सर्टेन टाइम ऐसा आता है जहाँ पे आईटी और बैंक दोनों साथ में चलते हैं, और वो टाइम पे आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आपको क्लियर एक दिख जाएगा बिहेवियर कि फिर निफ्टी हाई लो बनाते हुए स्विंग में ऊपर बढ़ता है। तो ये चीज पे जरूर ध्यान रखेंगे। कमोडिटी थोड़ा सॉफ्ट होते हुए दिखाई दिया, गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि ये जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स कमजोर नहीं हो रहा, यहाँ पे थोड़ा कमजोर होगा तो फिर से पॉजिटिविटी बनेगी कमोडिटी साइड। चलते हैं अब हमारे लास्ट वीक के काउंटर के ऊपर, LIC। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, ब्रेकआउट सून भी दिया था। अगर हम देखें तो फाइनली ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट भी मिल चुका है LIC को। और सेकंड चीज अगर हम बात करें, पूरा ही इंश्योरेंस सेक्टर काफी अच्छा जा रहा है, जहां पे हम SBI लाइफ की बात करें, ठीक है, तो SBI लाइफ के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने मिलता है। HDFC लाइफ की बात करें या फिर ICICI प्रू की बात करें, तो सब में अच्छा खासा यहाँ पे ब्रेकआउट मूव है। और जहां तक स्पेकुलेशन की बात है, तो प्राइस एक्शन से देख के लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसके अंदर आ रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कैसे काम करता है कि हम जो स्पेकुलेशन सोच रहे थे कि बजट के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा, लेकिन यहाँ तो उससे भी एक अच्छी चीज हो गई कि रिजल्ट के अंदर चेंजेस अच्छे देखने मिले। उस वजह से मार्केट ने इनको एक अच्छा खासा अप मूव दिखाया। तो दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस से हेल्प मिलती है इस वजह से कि आउट परफॉर्मिंग चीजें, रिलेटिवली आउट परफॉर्मिंग चीजें प्लस पैटर्न अगर हम डालें तो एक अच्छा व्यू बनता है। अब पैटर्न से अब हम चलते हैं अगले हफ्ते के और अगले हफ्ते काउंटर के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो काउंटर में टेक्निकली अगर हम बात करें तो लुपिन आता है चार्ट पे। लुपिन ने एक अच्छा खासा फ्लैग ब्रेकआउट बनाया है यहाँ पे, मतलब फ्लैग का ब्रेकआउट के काफी करीब है, ब्रेकआउट हुआ नहीं है। और लुपिन में एक चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी थी लास्ट टाइम, कि यहाँ पे ना इसने एक रेक्टेंगल का ब्रेकआउट दिया, और ये देखिए ब्रेकआउट के बाद ना थोड़ा ट्रैप कर लिया, ओके, यहाँ पे। तो ये चीज उतना अच्छा नहीं था, जस्ट ब्रेकआउट। हालांकि जब हमने रिसर्च की थी इस पे, तो हमने क्या किया, हमने वेट किया कि लुपिन के ऊपर एक बार ब्रेकआउट को हम देखेंगे। तो एक ब्रेकआउट कैंडल आई, उसके हाई लुपिन ने नहीं निकाले थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक फॉल्स ब्रेकआउट देके नीचे आया, नीचे आके ब्रेकडाउन भी फॉल्स दिया, आप देख सकते हो। तो इसका मतलब ये काउंटर कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करता है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैटर्न है, फ्लैग पैटर्न। आप देख सकते हो पोल जो बना हुआ है काफी अच्छा, 1500 से लेके लगभग 1850 का पोल है। और यहाँ पे ब्रेकआउट के जो लेवल आएंगे वो आएंगे 1851। इस लेवल के ऊपर जाते ही इसके अंदर एक ब्रेकआउट बनेगा। लेकिन मेरी इसके अंदर अगर प्ले करने का कुछ एंगल देखेंगे तो इसमें एक स्प्रेड के थ्रू प्ले कर सकते हैं, जहाँ पे अप प्लस शॉर्ट के साथ जा सकते हैं, मतलब एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ऐसा एक डेबिट स्प्रेड बना के काम किया जा सकता है इसके अंदर। तो इसके ऊपर फोकस रखूंगा मैं ब्रेकआउट के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज, इसका अगर मैं वीकली चार्ट देखूं तो दोस्तों वीकली चार्ट पे काफी नियर है हमारे लिए इसका प्रीवियस स्विंग हाई, मतलब मल्टी ईयर हाई मैं बोलूं, स्विंग हाई नहीं बोलेंगे। आप देखिए दोस्तों, 2015-16 में इसने हाई बनाया था 2100 का। तो मेरे हिसाब से अगला ये जो फ्लैग का ब्रेकआउट सक्सेस मिलता है, तो इसके जो चांसेस होंगे वो इसके प्रीवियस जो मेजर स्विंग्स थे काफी सालों पहले वहां तक जाने के बन सकते हैं। तो ये तो हो गया लुपिन, ओके। और लुपिन के अलावा अगर हम बात करते हैं दूसरे काउंटर की, जो इस हफ्ते पे हम फोकस रखेंगे वो है इन्फो एज, ओके। तो अभी इन्फो एज की बात करता हूं। सेम इसका जो 2022 का हाई है वो आपको निकल के आता है 7,500 के आसपास। काउंटर ने रिसेंटली डेली चार्ट में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है। तो ये एक ब्रेकआउट काउंटर है, लुपिन एक ब्रेकआउट सून काउंटर है। ये चार्ट मुझे की हमारी स्ट्रेटेजी है जो हम बताते हैं। अब यहां पे देखिए दोस्तों, ये चार्ट मुझे की दोस्तों ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है जो हम बताते हैं। यहां पे अगर हम देखेंगे तो एक हाई का ब्रेकआउट कैंडल का हाई एकदम एक अच्छा लेवल होगा मेरे हिसाब से फर्दर। तो 7,225 एक अच्छा लेवल है, उसके ऊपर इसके अंदर फर्दर कंटिन्यूएशन की मूव मिलनी चाहिए। एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग हाई तो टच करने चाहिए, आई मीन 2 साल पहले के। और बाकी अगर हम देखें तो असेंडिंग ट्रायंगल का अगर आप स्टडी करते हो या जिनको पैटर्न के बारे में पता है, उस हिसाब से देखा जाए तो जो लेंथ निकल के आती है ट्रायंगल की वो आप ऊपर पुट कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा 2 काउंटर।
अच्छा, बजट के अंदर कुछ कुछ चीज़ें भी निकल के आई थी। क्या कोई अभिषेक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर हम थोड़ा और एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ या फिर कुछ ऐसा ग्लोबली बन रहा है जहाँ पे हम फोकस करें? यस, एक सेक्टर है, इट्स नॉट बजट रिलेटेड अकॉर्डिंग टू मी। ओके, ओके, जो अभी सबको पता होगा कि बांग्लादेश में एक अनरेस्ट चल रहा है ओके, एंड दैट इज मेनली रिलेटेड टू कोटा। और वो कोटा है एम्प्लॉयमेंट को लेके कि ओके, किसको एम्प्लॉयमेंट देते हैं। बांग्लादेश का अगर आप इकोनॉमी को स्टडी करोगे तो मोस्टली सबको पता होगा कि टेक्सटाइल बिजनेस वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, वहाँ से टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है। इनफैक्ट इंडिया से ज़्यादा बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है टेक्सटाइल टू द ट्यून ऑफ 52 बिलियन डॉलर्स अ ईयर। इंडिया का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है दैट इज क्लोज टू 36 टू 38 बिलियन डॉलर्स। मतलब हमारे और उनमें जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। 2016 में उन्होंने हमें पास किया था टू बिकम द सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एंड तब से हम उनको कैच नहीं कर पा रहे। पर उनके पास दो एडवांटेजेस थी, एक था चीप लेबर एंड दूसरा रीजन वाज बिकॉज बांग्लादेश एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो उनको जब वो ट्रेड करते हैं किसी के साथ भी तो उनको इंपोर्ट में फायदा, इंपोर्ट जब वो कर रहे हैं कोई भी कंट्री तो उनपे वो कभी टैक्सेशन नहीं लगाते, कस्टम नहीं लगाते, जिसके कारण से एक तो चीप लेबर हो गया। दूसरे तरफ हम ये देख सकते हैं कि इंपोर्ट करने पे भी कोई भी कंट्री उस पे कोई कस्टम नहीं लगा रही, तो जिसके कारण से उनकी कम्पिटिटिवनेस बढ़ गई। अब 2026 में FY 2026 में बांग्लादेश विल बिकम डेजिग्नेटेड एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी ऑन पार विद इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया पे जो भी कस्टम ड्यूटी लगती है वो सब बांग्लादेश पे भी लगेगी। बांग्लादेश विल लूज दैट एज। एंड सेकेंड पार्ट इज जो वहां पे एक अनरेस्ट हो रहा है, प्लस कंट्री में जो कैपेसिटी है टेक्सटाइल का वो पीक करते जा रहा है। FY 23 में पीक हुआ था towards 55 billion. Now it has come down to 52 बिलियन डॉलर्स। तो वहां पे एक हम ये देख सकते हैं कि जो यील्ड है वो पीक होते जा रहा है। एंड वन मोर रीजन वाज जो भी अमेरिकन ब्रांड्स है, यूरोपियन ब्रांड्स है, अगर आप रेडीमेड गारमेंट जो भी होता है उसमें हम ये देख सकते हैं कि जो मेड इन बांग्लादेश क्लोथ्स है उस पे जो कंज्यूमर्स है अमेरिकन एंड यूरोपियन उनको एक इश्यूज ये आती है बिकॉज ये बात हर जगह फैल चुका है कि लेबर का जो कंडीशन है इन एशियन कंट्रीज टू द लाइक्स ऑफ बांग्लादेश, वहाँ पे बहुत खराब हालत है, जिसके कारण से इन कंपनीज को बैकलैश मिलती है जो भी मेड इन बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट्स बेचते हैं। तो ये सब बैकड्रॉप के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में एक हेडविंड्स है बहुत सारे रीजंस के कारण टेक्सटाइल में, और स्पेसिफिकली रेडीमेड गारमेंट्स में, नॉट अदर टेक्सटाइल्स आई कैन से, बट रेडीमेड गारमेंट्स बिकॉज दैट इज द मोस्ट विजिबल पार्ट। रेडीमेड गारमेंट्स में उनका सबसे ज्यादा इशू आने वाला है और उसका फायदा दो कंट्री को हो सकता है मेरे हिसाब से, वन इज श्रीलंका एंड द अदर इज इंडिया, क्योंकि इन दोनों का पोर्ट क्लोज होता है बांग्लादेश से। एंड बाकी कंट्रीज को जो भी कर रहे हैं उनको सप्लाई चेन उतना चेंज नहीं करना पड़ेगा फ्रॉम टू मूव फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया और टू मूव फ्रॉम बांग्लादेश टू श्रीलंका। तो ये दो कंट्रीज है जो सबसे ज्यादा कम्पिटिटिवनेस में आते हैं। और इंडिया में अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से जो फोकस आना चाहिए जिस कंपनी पे, उसका नाम है वर्धमान टेक्सटाइल्स। ओके। वर्धमान टेक्सटाइल्स इज अ कंपनी जो रेडीमेड गारमेंट्स को एक्सपोर्ट करती है। जैसे कि हम चार्ट में भी देख सकते हैं, चार्ट के बारे में तो देवराज कहेंगे, पर मैं कहना चाहता हूँ कि इनका जो क्लाइंट बेस है उसमें जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है, आपको सबको पता होगा गैप, H&M, वॉलमार्ट, कैल्विन क्लाइन, टॉमी हिलफिगर, ये सब कंपनीज को ये एक्सपोर्ट करती है रेडीमेड गारमेंट्स। इसका मतलब ये है कि जो रेडीमेड गारमेंट्स का जो सेगमेंट है उसमें ये फायदा, इस कंपनी को फायदा हो सकता है। और मेरा अगर टेक्सटाइल पे फोकस अब थोड़ा ज्यादा रहेगा कंपेयर टू अदर सेक्टर्स for some medium term. So let's see how it goes. And technically, what do you think, देवराज कैसा कर रहा है ये? तो टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मंथली का चार्ट में जैसा हम देख रहे थे, ये सेम चीज़ हमने लुपिन और इसमें भी देखी। लगभग ये अपने 2022 के हाई को चैलेंज करेगा, बाकी जो हमने दो काउंटर और जो भी डिस्कस किया है उसके साथ अगर हम देखें तो चैलेंज तो करने वाला है। और चैलेंज हल्का सा हुआ भी, लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी थी, आप देखिए यहाँ पे मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण, थोड़ा बहुत बजट सेशन की वॉलेटिलिटी के कारण ये थोड़ा नीचे साइडवेज आके फिर अटेम्प्ट लगाएगा। तो इस बार अगर अब निकला
तो मेरे हिसाब से 590 या 600 इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, लेकिन 590 अगर ब्रीच करेगा तो लग रहा है कि ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट जो है, 2-2.5 साल का जो ये ब्रेकआउट है, वो कुछ एक अच्छा हमको मूव दिला सकता है। तो यहाँ पे ज़रूर काफ़ी अच्छा टेक्निकली भी है, और जिस हिसाब से अभिषेक बता रहे फंडामेंटल चेंज ग्लोबल रीजन भी बन रहा है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्टिंग कैटलिस्ट प्ले होते हुए दिखाई देगा जो बांग्लादेश का जो अनरेस्ट है। सो इसके ऊपर फिर फोकस रखेंगे, तो इसको ट्रैक करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था काउंटर, और आई थिंक इस हफ्ते के लिए रिजल्ट के अंदर अगर हम बात करें तो आई थिंक LNT एक रिजल्ट आया था जो अच्छा था, बाकी सब इनलाइन टाइप से है, कोई इतना मेजर वो नहीं है। और LNT का रिजल्ट अभिषेक कुछ अगर हम देखें तो क्या उसके ना कुछ दिखाई देता है उसमें? तो अगर एल के नंबर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से कंपनी का हमेशा से जो जून क्वार्टर रहता है वो हमेशा से वीकेस्ट रहता है। एंड बट अगर हम इनका ईयर ऑन ईयर डेटा देखें विच इज द आइडियल वे टू सी, उस हिसाब से जून में कंपनी का एक हेल्दी ग्रोथ है टुवर्ड्स लाइक 20% जंप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, विच इज वेरी हेल्दी एंड कीपिंग द ओपीएम इंटैक्ट, मतलब मार्जिन भी इंटैक्ट है कंपनी की। कमिंग टू द पी रेशियो, हम ये देख सकते हैं कि पी रेशियो इज समवट स्टेबल इन दिस लेवल एंड कंपनी का ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर मंथ ऑन मंथ बढ़ते जा रहा है, विच इज वेरी हेल्दी। तो मेरे हिसाब से जब हम वो लार्ज कैप थीम की बात कर रहे थे तो इस हिसाब से दिस इज वन ऑफ द काउंटर्स जो इस वीक पे हमें देखना चाहिए कि कैसा परफॉर्म करेगा। एंड बजट में भी इनका हेल्दी था फॉर अ कंपनी विच इज इनटू कंस्ट्रक्शन, तो ऑल गुड फॉर एल अकॉर्डिंग टू मी। तो LNT के अंदर फिर इसका मतलब टेक्निकली भी देखें एक बार, क्योंकि रिजल्ट के अंदर जैसे लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे कंपनी के बारे में रिजल्ट, तो LNT अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल लग रहा था जब इसको एक ऑर्डर मिला था विन, उसके बाद देखिए ये फिर ना साइडवेज में यहाँ पे फंसा हुआ है घूम फिर के। अगर हम देखना चाहे तो ये ऊपर के साइड भी जाएगा, तो एक 4000 का एक अच्छा खासा प्रीवियस स्विंग हाई लग रहा है यहाँ पे अगर इसके अंदर अपमूव बनती है, और चांसेस है 3800 काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है, 3730 या 3740 आप देख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस हाई तो ऐसा लग रहा है कि एक बार के लिए देख सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें अभिषेक तो सही था एकदम कि जो इसका जून क्वार्टर है आपका, क्या कहते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो चीज़ 55,000 करोड़ का ही है प्रॉफिट, जून 23 में 47 और जून 22 में 35, जबकि इनके सारे मार्च के क्वार्टर अच्छे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो चीज़ दिखाई देती है। तो वाई ज़्यादा अच्छा एक बेहतर विकल्प है यहाँ पे देखने का। आई थिंक फिर दिस इज़ इट। ये हफ्ते का वीडियो थोड़ा सा हमने लंबा बनाया है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ज़रूर आप कमेंट में लिखिए क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ भी ऐड की, और हमारा कोई ऐसा टाइम डिटेल नहीं होता कि आज से 15 मिनट का वीडियो बनाना है या 20 मिनट या ऐसा कुछ, क्योंकि जो हमें लगता है कि आप एज अ व्यूअर को बेनिफिट कर सकता है उस चीज़ पे हम फोकस करते हैं। तो दोस्तों ज़रूर कमेंट करके बताइए अगर आपको लंबे वीडियो से अगर कुछ दिक्कत है तो, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू विद दिस, मतलब जो हमें लगता है वो हम ऐड करते जाते हैं वीडियो में एज सच। हालांकि यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए थोड़ा बहुत इशू क्रिएट करता है, बट इन द एंड अगर वी होप कि एक प्रॉपर अगर हम नॉलेज दें तभी एक फ़ायदा मिलेगा। एंड विद दिस अभिषेक एज सच क्लोजिंग रिमार्क में कुछ है? अदरवाइज वी आर डन विद इट। या वी आर डन विद इट, हमने ओके काफी चीज कवर किया है ये वीक एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, बट नेक्स्ट वीक मिलते हैं। ओके देन, सबका शुक्रिया जो भी वीडियो अंत तक देख रहे हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टिल एंड टेक केयर, हम सबको मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।